दोस्तों अक्सर लोग यही सीखते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, बट लोग ये नहीं सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से पूरी लाइफ ईएमआई पे करते हुए, लोन पे करते हुए गुजर जा रहे। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 बुक्स से कुछ लर्निंग शेयर करने वाले हैं। नंबर 1 रिच डैड पुअर डैड, नंबर 2 द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड नंबर 3 द ई-मिथ्स। दोस्तों पुअर माइंडसेट और पुअर बिलीफ्स कुछ इस तरीके से होता है कि वह अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी वजह से वह शो ऑफ कर पाए, लोगों को दिखा पाए कि कितने कूल हैं हम, कितने अमीर हैं हम, कितने बड़े इंसान हैं। वो हमेशा अपने लिए यूजलेस चीज़ें बाई कर लेते हैं। उनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है और इन्वेस्टमेंट की बात आए तो वो बात को टाल लेते हैं और बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कौन करता है आज की डेट पर। एंड वो दूसरों को दिखाने के लिए दिन का दिन अमीर नहीं बल्कि गरीब होते हुए चले जाते हैं। ये आर्टिफिशियल लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, कुछ टाइम के बाद वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसका मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है। जब मैं पहले जॉब करता था तो जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पर 5 से 6 घर थे। तो मेरे आसपास डॉक्टर का घर था, एडवोकेट का घर था, इंजीनियर के घर था और उस कॉलोनी के सारे घर बहुत अच्छे थे। लेकिन एक घर ऐसा था जो कि इनकम्प्लीट था, जो कि बिजनेसमैन का घर था। तो मैं जिस अंकल के यहाँ रहता था वो प्रोफेसर थे एंड वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए थे। उनके यहाँ जब मैं पहली बार विजिट करने के लिए गया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो जब मैं उनके घर में एंट्री कर रहा था तो मुझे कार दिखाई दी और सामने से जैसे गेट के अंदर घुसा, उनके घर में जो फर्नीचर्स था और सोफ़ा था वो पूरे अच्छी तरीके से परफेक्ट था एंड होम का इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत कूल तरीके से मेंटेन करके रखे थे। एंड हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट थी। और वहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद हमें पता चलता है कि अंकल और आंटी आपस में कभी कभी झगड़ा भी कर लेते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें देखता था और इग्नोर कर देता था। एक बार मैं अंकल के साथ मार्केट घूमने के लिए जा रहा था। मैं बातों बातों में ही बोला कि अंकल देखिए बगल वाले अंकल का घर इनकम्प्लीट है, बाकी सबका घर बढ़िया बना हुआ है। तो वो अंकल बोलते हैं, अरे बेटा ये तो बहुत कंजूस इंसान है, पता नहीं क्या करते रहते हैं, एक ढंग का घर भी नहीं बनवा पा रहे हैं। 3 महीने वहाँ पर रहने के बाद अंकल से और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, बहुत बढ़िया व्यवहार हो जाता है। बातों बातों में ही अंकल कहते हैं, बेटा ये सब घर और ये जो सारी चीज़ें बनाए ना ये सब देखने के लिए होता है और इन सारी चीज़ों की मैं लोन भी पे करता हूँ। मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मैं मेहनत करके इन सारी चीज़ों की लोन पे करता हूँ, तब जाकर के मैं यहाँ पर रह पा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैं ले तो लिया हूँ, लेकिन साथ साथ ईएमआई होता है, लोन पे होता है, जो कि मैं हर महीना पे करता रहता हूँ, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। दोस्तों जब मैंने अंकल की स्टोरी सुनी तो मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक से उनकी स्टोरी को कंपेयर किया। पॉइंट नंबर 1, वहाँ पर सिर्फ एक ही बिजनेसमैन का घर था जिनका फर्स्ट फ्लोर था और यहीं पर 2 साल देखते देखते वहाँ कॉलोनी के अंदर उसी बिजनेसमैन का सबसे बड़ा घर बन गया, जो कि लुक वाइज बहुत बेस्ट लग रहा था। और दोस्तों मैं अंकल के रियलिटी बताऊँ तो अंकल अपने लिए एक होंडा सिटी कार तो रखी थी, बट वो स्कूटर से चलते थे। वो आते जाते थे, मार्केट से आते थे या फिर कहीं भी घूमना हुआ तो वो हमेशा स्कूटर से जाते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी प्रॉब्लम। और मुझे कहीं ना कहीं पता था ये पैसों की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अंकल और आंटी में बहस होती रहती है। दोस्तों ऐसे माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए, बड़ा करने की कोशिश करने के लिए एक ट्रैप में आकर के फंस जाते हैं एंड उनकी लाइफ वहीं से द एंड होना शुरू हो जाती है। वो दिखाने के लिए तो भले दिखा देते हैं बट एक्चुअल में क्या होता है उन्हें पता होता है। ऐसे पर्सन जिनकी सैलरी है 15,000 रुपया, लेकिन वो आईफोन लेते हैं 1.5 लाख रुपए का ईएमआई पर, कार लेते हैं या फिर बाइक लेते हैं तो ईएमआई पर लेते हैं कि हर महीने 8,000 10,000 रुपया उनके अकाउंट से कट रहा है। अब बताइए जिसकी सैलरी 15,000 रुपया अगर उसके अकाउंट से 8,000 रुपया कट रहा है तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे और कितने पैसों की वो सेविंग करेंगे, इन फ्यूचर में उनका क्या होगा। जो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो भी चीज़ें लेते हैं। एंड वहीं पर जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो हमेशा उन सारी चीज़ों को लेते हैं जो उनके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हो। वो हमेशा ऐसी चीज़ों को लेना प्रेफर्ड करते हैं। वो देखते हैं कि हमें सच में इस चीज़ की ज़रूरत है, इसके बदले हमें क्या रिटर्न मिल सकता है। वो उस पर फोकस करके उन सारी चीज़ों को बाई करते हैं। जब उनके पास उस चीज़ों से एसिड बन जाता है, फिर वहाँ से जब पैसा आने लगता है तब वो महंगी चीज़ों को अफोर्ड करते हैं। पहले वो अपने लिए एसिड बनाने पर फोकस करते हैं, जब उनके पास इनकम सोर्सेस एसिड बन जाते हैं तब वो अपने लिए महंगी चीज़ों को खरीदना शुरू करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हमें सबसे पहले अपने आप को पे करना चाहिए, अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों आप लोग रिच डैड पुअर डैड की बार रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी वाइफ की स्टोरी
दोनों लोग शादी से पहले बहुत ही बड़े लोन में फंसे हुए थे एंड वो दोनों चाहते थे कि किसी तरीके से हम अपनी लाइफ से बाहर निकल करके अपनी लाइफ में ग्रो करें। उनके लाइफ में बहुत सारे लोन्स थे। सबसे पहले अपने सैलरी का 20% हिस्सा सेव करके रख लेते हैं एंड उसके बाद लोन से पे करते हैं, एक्सपेंसेस को पे करते हैं। एंड वहीं पर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लोन पे करते हैं, एक्सपेंसेस पर खर्च करते हैं। फिर उनके पास पैसा बच जाए तभी वो सेव करते हैं, अदरवाइज पैसों की सेविंग नहीं करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े लोन्स थे, लेकिन उन सबको पहले लोन्स पे करने से पहले हम अपना 20% अमाउंट सेव कर लेते थे। मुझे पता था कि लोन्स पे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम 20% अमाउंट सेव ना करते तो आने वाले टाइम पर हम लोन भी ना पे कर पाते और हम एक रिच पर्सन भी ना बन पाते। एंड आज की डेट में वो रिचेस्ट पर्सन में से एक है। तो आपको क्या करना है, अपने सैलरी का 20% अमाउंट सेव करके रखना है। बिकॉज हम सारे लोग हमेशा यही सोचते हैं सबसे पहले हम उधार पे करें, अपने पैसों की सेविंग बाद में करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। दोस्तों, पैसों की सेविंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी पैसों की कीमत नहीं बढ़ रही। जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तब आपकी पैसों की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। नाउ पॉइंट नंबर 3, लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, जो रिचेस्ट पर्सन होते हैं वो अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं, वो स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं। वो कभी भी फिक्स माइंडसेट के नहीं होते हैं कि बस हमें यही चीज़ें करनी है। वो हमेशा कुछ नया ट्राई करते रहते हैं एंड वो रिस्क लेते रहते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स को ऐड करना है। एंड इसका हम परफेक्ट एग्जांपल आपको देना चाहेंगे बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट का। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर होने के बाद भी बिल गेट्स आज की डेट में 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं। वो बुक्स रीडिंग करना प्रेफर करते हैं। तो आप सोच सकते हो जिनके पास इतना बड़ा पैसा है, धन दौलत, हर एक चीज़ है, वो भी आज की डेट में रीडिंग करते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं मार्केट के बारे में। दोस्तों, बिल गेट्स अपने वाइफ के साथ फाउंडेशन भी चलाते हैं, जिससे वो सारी दुनिया के हेल्थ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं बट इंडिया के अंदर हेल्थ प्रोग्राम में बिल गेट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। तो ऐसे लोगों को सैल्यूट। नाउ पॉइंट नंबर 5, दोस्तों, जब भी एक नॉर्मल इंसान की जॉब लगती है, फॉर एग्जांपल 30-40 के, तो वह क्या सोचता है, बस अब अपने लाइफ में हम सेट हो गए हैं। अगर वो यह नाम ले लेता है कि हम अपनी लाइफ में सेट हो गए, इसका मतलब कि अब वो ग्रो नहीं करना चाहता, वो जहाँ पर वहीं फिक्स होना चाहता है, वो उसी जॉब के अंदर रहना चाहता है। बस वहाँ से क्या होगा, उसका इंक्रीमेंट होगा, वहाँ से उसका प्रमोशन होगा, वो ग्रो बिल्कुल भी नहीं करेगा। एंड वो क्या करेगा, अपने सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। सेव करना एक अच्छी हैबिट होती है, लेकिन साथ ही साथ अपने सैलरी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। एंड वहीं पर जो रिच माइंडसेट होते हैं वो हमेशा अपने सैलरी को इम्प्रूव करते रहते हैं, सेविंग रेट को भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये एक रिच माइंडसेट का एग्जाम्पल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के CEO हो, तो आपका क्या काम रहता है, क्या आप फाइल बनाओगे, क्या आप ऐप बनाओगे, क्या आप वेबसाइट बनाओगे, या फिर आप इन छोटे छोटे टास्क को करोगे। अगर आप इन सारी चीज़ों को करोगे तो कंपनी की ग्रोथ के बारे में कौन सोचेगा। फूड के लिए हो गया, या फिर कार ड्राइविंग करना है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए वो किसी पर्सन को हायर करते हैं, टीम मेंबर को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। एंड टाइम इज़ अ मनी। जितना ज़्यादा आपके पास टाइम है उतना आप बेस्ट कर सकते हो। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में अपने कार्य को आउटसोर्स करना चाहिए। एक जो कंपनी का CEO होता है, एक बिजनेस का जो ओनर होता है, वो अपने बिजनेस से फ्री होना चाहिए। एंड जब वो फ्री हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ करके घर में मज़ा मारेगा, नहीं। उसका काम ये होता है स्ट्रेटजी बनाना एंड उस बिजनेस से जितने भी कंपटीटर है उनको एनालिसिस करना, तब जाकर के कंपनी की ग्रोथ होती है। किसी भी कार्य को सोचते नहीं है, जो भी होता है सब करते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने लाइफ में रुक करके सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, एंड इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये रिच पर्सन फॉलो करता है, आपको भी फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। हमेशा महंगी चीज़ों को बाई करने से अच्छा है कि अपने पैसों की कुछ % सेविंग करो, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बेटर हो सकता है। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तो प्लीज़ अवॉइड दिस। एंड सेकेंड नंबर, जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो उनमें से 20% आपको सेविंग करना है। उसके बाद एक्सपेंसेस करना है, लोन्स को पे करना है, सारी चीज़ें करना है, बट फर्स्ट पे योर सेल्फ। एंड थर्ड नंबर पर लर्न समथिंग न्यू। आपको हमेशा लर्न करना चाहिए, ग्रोथ माइंड से रखना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। फोर्थ नंबर, हमें अपने कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग करना चाहिए। जब आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आप अपने काम से फ्री हो जाते हो।
एंड आप स्ट्रेटजी बनाते हो, टारगेट्स बनाते हो, आप अपने लिए गोल्स सेट करते हो, जिसकी वजह से आप अपने वर्क के अंदर बेटर होते हुए चले जाते हो। सो दोस्तों, ये थी ओवरऑल वीडियोस। आई होप कि आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सब्सक्राइब नाउ, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।